सोच को बताया परिवर्तनकारी। नक्सलवाद का खात्मा इसी भावना का परिणाम। टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा, भारत लिख रहा 1000 सालों का भविष्य। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के देवरी प्रखंड में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। वित्त मंत्री ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री से की मुलाकात। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा नमन। रांची में भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, योगदान को किया याद। और अगले महीने डुरंड कप की मेजबानी की तैयारियों के सिलसिले में रांची में उच्च स्तरीय बैठक। फीफा विश्व कप में मेसी ने सबसे ज्यादा गोल करने का बनाया कीर्तिमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आज नागरिक अलंकरण समारोह का दूसरा चरण आयोजित होगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजेंगी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों के वितरण के दूसरे चरण का आयोजन आज होने जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 5 बजे दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समग्र विकास में राष्ट्र प्रथम की सोच को परिवर्तनकारी बताया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसी भावना की वजह देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज 1000 सालों का भविष्य लिख रहा है। हम किसी क्षणिक घटना पर उतावले होने वाले देश नहीं है। हम वो हैं जिसने विकास और विनाश देखा भी है, झेला भी है। हम वो देश हैं जिसके जहन में युगों की मेमोरी चिप लगी हुई है। हम युगों की मेमोरी चिप वाले नेशन है और इसलिए भारत जो कर रहा है, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है। आपके लिए 1 लाइन न्यूज होगा या टीवी पे आधे घंटे डिबेट होगी कि माओवादी आतंकवाद खत्म हो गया। चीजें ऐसे नहीं होती है, उसके लिए खपना पड़ता है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और आजकल जो लोग, कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं, लेकिन जब ये लोग सरकार में थे
और नक्सल प्रभावित इलाकों में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी और तब ये लोग चुप बैठे थे। तब उनके हाथों में संविधान नहीं दिखता था, कांप रहे थे उनके हाथ। उस दर्दनाक स्थिति से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, 2014 के बाद हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े, हम निकल पड़े। SIR की प्रक्रिया के तहत 30 जून से राज्य भर में वोटर मैपिंग का दूसरा सत्र आयोजित होगा। इस सिलसिले में BLO और BLO पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से आयोजित हो रहा है। रांची समेत विभिन्न जिलों में यह प्रशिक्षण आज भी जारी है। इस दौरान BLO और पर्यवेक्षकों को SIR के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है ताकि कोई भी पात्र ना छूटे और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल ना हो। SIR की प्रक्रिया के बाद राज्य में 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा के देवरी प्रखंड में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों और अभूतपूर्व विकास का जिक्र किया। मौके पर SIR को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी पात्र मतदाता इससे वंचित ना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान झारखंड का भी तेज गति से विकास हुआ है। विकास की किरण हर क्षेत्र में हर वर्ग तक पहुंची है। रामगढ़ पहुंचे राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास और जन कल्याण की लंबी लकीर खींची है। जनजातीय समाज को भी उचित मान सम्मान मिला है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जो एक स्वर्णिम काल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार देश के अंदर एक सशक्त नेतृत्व है। एक ऐसी सरकार है जो कि गरीब की चिंता करते हुए, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक सर्वांगीण विकास पिछले 12 सालों में जो उन्होंने किया है, उन्हीं सब को लेके हम लोग आम नागरिकों तक जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संथाल परगना में भी भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व विधायक अनंत ओझा ने साहिबगंज में लोगों से मुलाकात और संवाद कर उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। श्री ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। सारे लोग मिलकर के मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए यह जो 12 वर्ष विश्वास के हैं, 12 वर्ष जो विकास के हैं, 12 वर्ष जो जन कल्याण के हैं, इस जन कल्याण को साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल, साहेबगंज में बना हुआ करोड़ों की लागत से बंदरगाह, साहेबगंज में बन रहा मिर्जा चौकी से लेकर के और फरक्का तक 4 लेन का निर्माण कार्य, यह उस विश्वास का प्रतीक है जो यहाँ की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बिहार दौरे के क्रम में कल पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान वित्तीय प्रबंधन के विषयों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। वित्त मंत्री ने मुलाकात के संबंध में एक फोटो साझा किया है। श्री किशोर ने कहा कि झारखंड भी बिहार की तरह अग्रसर है और बजट राशि में लगातार वृद्धि हो रही है।
आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जन सरोकार के मुद्दों को लेकर धनबाद की धरती से बड़े आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कल पार्टी के स्थापना दिवस सह जनाक्रोश मार्च को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और कोयला समेत अन्य खनिजों की लूट हो रही है। कहा जाता था कि सरकार और सरकार का मुखिया अधिकारियों की सवारी करेगा, लेकिन आज अधिकारी सरकार की सवारी कर रहे हैं, हेमंत जी की सवारी कर रहे हैं। इसके उदाहरण आपको सब जगह दिखाई देंगे। जो व्यवस्था बनी हुई है सरकारी दफ्तरों का, ऐसा पूरे देश के किसी दफ्तर में ना होगा। हर झारखंडी अपने आप को ठगा महसूस पा रहा है। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या नौजवान, क्या छात्र, हर कोई उसी दशा से गुजर रहा है। अब यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आम लोगों को, झारखंडियों को संगठित होना पड़ेगा और उसी की तैयारी के लिए आज ये कार्य करने के लिए यहाँ पर आए। जन संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है। भाजपा के डॉक्टर मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। इस सिलसिले में पार्टी नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने भी उनके योगदान का स्मरण करते हुए डॉक्टर मुखर्जी को नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके प्रखर विचार और आदर्श देश की हर पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो एक महान देशभक्त, विद्वान और राजनेता थे जिन्होंने अपना जीवन भारत के विकास के लिए समर्पित किया। उनका अटूट संकल्प, साहस और राष्ट्रीय हित के प्रति समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हमारी स्मृति में सदैव बना रहेगा। हम उनके आदर्शों और मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के अपने संकल्प को पुनः दृढ़ करें। ऐसा भारत जिसकी सेवा के लिए उन्होंने अपने अंतिम श्वास तक कार्य किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। बाकी परिणाम भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। इधर उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच में रांची की अवनी केजरीवाल कॉमर्स संकाय में नेशनल टॉपर के रूप में सामने आई है। डीपीएस रांची की छात्रा अवनी केजरीवाल को रीचेकिंग में 28 अतिरिक्त अंक मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने पूरे 500 अंक हासिल कर कॉमर्स स्ट्रीम में नेशनल टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। इसका भी सेम था, 5 मार्क्स वहाँ कट हुए थे तो ओवरऑल 24 मार्क्स इंक्रीज हुए, तो इसीलिए आई थिंक वो ऑब्वियस था कि वो तो करना ही है अप्लाई। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, इट वाज लाइक 0.5 डिडक्टेड है सब में, एंड इसीलिए इतना ज़्यादा क्यूमुलेट हो गया था वो। बट बाकी ऐसे एमसीक्यूज एंड और में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसकी चेकिंग सही थी। इट वाज सब्जेक्टिव आंसर्स में 0.5 विदाउट एनी रीज़न कट हुआ था। रिएक्शन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैप्पी है अभी तो सब। अनएक्सपेक्टेड तो ऑब्वियसली थोड़ा था ही, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट अचानक से 500 आउट ऑफ 500 ही, बट हाँ, एवरीवन रियली हैप्पी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। के रानीश्वर प्रखंड में सूखा कचरा प्रबंधन अभियान का शुभारंभ हुआ। 8 पंचायतों में कचरा संग्रहण कार्य शुरू किया गया। कार्यक्रम में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, नियुक्ति पत्र, पशुधन सामग्री, ऋण चेक और अन्य लाभुकों को सामग्री वितरित की गई। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन हुआ। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने छात्रों के नवाचारों की सराहना की।
टोटो एम्बुलेंस और तालाब सफाई की इलेक्ट्रिक प्रणाली आकर्षण का केंद्र रही। प्रशासन ने नवाचारों को बढ़ावा देने और बड़े स्तर पर उत्पादन में सहयोग का भरोसा दिया। गढ़वा में उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। DMFT, PHED सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने, लंबित योजनाएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। पाकुड़ में वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को लेकर सिविल सर्जन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। मलेरिया और फाइलेरिया नियंत्रण के लिए सघन निगरानी, रोगी खोज अभियान तेज करने, समय पर जांच उपचार सुनिश्चित करने और रिपोर्टिंग व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। सेल रांची में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कर्मचारियों और परिवारों ने आर्ट ऑफ लिविंग थीम के साथ योग, आसन और ध्यान किया। आयुष मंत्रालय प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को सम्मानित कर आभार व्यक्त किया गया। पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने समाहरणालय में दिव्यांग दंपति से मुलाकात की। उन्होंने बैटरी संचालित स्कूटी की मांग रखी। उपायुक्त ने समस्या सुनकर समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और हर संभव सहयोग और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिया। पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने तकनीकी विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। पेयजल, पथ निर्माण, विद्युत तथा अन्य योजनाओं में तेजी, गुणवत्ता और समयबद्धता के निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई और समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़कर लखनऊ का रुख किया और घटनास्थल के साथ साथ KGMU पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। देर रात मुख्यमंत्री ने मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार की सदस्यता में 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया गया है, जिसे 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। आजकल बाजार में कई तरह के आम मिल रहे हैं। आम उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी कई स्तरों पर प्रशासन और अन्य संस्थाओं ने पहल किए हैं। पिछले दिनों रांची में नाबार्ड की ओर से शहीद चौक स्थित झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक परिसर में आम महोत्सव का आयोजन हुआ। रांची के शहीद चौक स्थित झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक परिसर में 3 दिनों तक आम महोत्सव चला। राज्य भर के जनजातीय किसानों ने रसायन मुक्त आमों के स्टॉल्स लगाए। महोत्सव में बैगनपल्ली, मल्लिका, नीलम, आम्रपाली, गुलाब खास समेत कई किस्म के आम नजर आए। अच्छी आमदनी से किसानों के चेहरे खिल उठे। 100 आम का पेड़ है और हम वहाँ 30-30 फीट के दूरी में लगाए हैं। वहाँ थोड़ा साफ सफाई भी ध्यान देते हैं। और इसके अलावा में और 28 पीस लीची का पेड़ है ऐसे, और भी फल फूल का पेड़ है। वहाँ पर 65 नींबू पेड़ भी है अभी ऐसा। आम में हम लोग GBT द्वारा नाबार्ड से हम लोग को आम लाया है। पहला नंबर हम लोग का जो मालदा था 1 नंबर में बिका, और हिमसागर था वो 1 नंबर में बिका। अम्रपाली है, अम्रपाली का अनुसार नहीं है लेकिन फिर भी रेट अच्छा मिल रहा है, अच्छा दुकान चल रहा है, सब लोग खुश है। आधा मालदा है, मल्लिका है और अम्रपाली है, नीलम है। इसको हम लोग मालदा को तो 80 करके बेचे हैं और नीलम को भी 80 करके बेचे हैं, और ये क्या बोलते हैं अम्रपाली को 70 करके बेचे हैं। और ऐसे हम लोग का बगीचा तो बागान तो बहुत बड़ा एरिया में लगाया हुआ है, जैसे 30 एकड़ 40 एकड़ ऐसे में आम का बागान लगाया हुआ है। तो
महोत्सव के दौरान 100 टन से अधिक आमों की बिक्री हुई और कुल बिक्री 60 लाख रुपये से अधिक रही। नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार ने कहा कि झारखंड के आमों की मांग बाहर भी हो रही है और इसके लिए उचित रणनीति बनाई जा रही है। आम्रपाली, मल्लिका, गुलाब खास, बैगनपली वगैरह आम अफजाल से जो है 3 दिनों में यहाँ पर कम से कम जो है करीब 60 टन के आसपास बिक्री हुई जो हम लोग से उम्मीद से ज्यादा बिक्री 3 दिन। नाबार्ड के अन्य अधिकारियों ने बताया कि वाड़ी प्रोजेक्ट के तहत उपजाए गए रसायन मुक्त आमों के स्टॉल्स लगाए गए। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों को मार्केटिंग की जानकारी भी मिली और उन्होंने उपभोक्ताओं से भी डील किया। सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक अपना परिसर दी हुई है, इनका परिसर में ही हो रहा है, ताकि किसान आ करके अपना जो फल है उनको बेचे, किस तरह से बेचना है, किस तरह से कस्टमर को डील करना है, ये सारी चीजें उनको सीखने में भी एक आ रहा है कि आप अपने स्तर से कीजिए। ये दूर दूर से लोग आ रहे हैं, नाबार्ड के बारे में जान रहे हैं, आम की क्वालिटी को समझ रहे हैं और इससे जो आय हो रही है इनकी, ये हमारे डायरेक्ट जो हमारे किसान हैं उनको प्रॉफिट मिल रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से जहां एक और किसानों को आमों के बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध हुआ, वहीं वो विपणन के कौशल से भी अवगत हुए। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अब कुछ समाचार खेल जगत से। अगले महीने रांची में देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का रोमांच देखने को मिलेगा। यह टूर्नामेंट 26 जुलाई से शुरू हो सकता है। इधर प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर राजधानी में खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया गया। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने इराक को तथा अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर नॉकआउट में जगह बना ली है। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इराक को 3-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। फिलाडेल्फिया में खेले गए इस मुकाबले में स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और इस जीत के साथ फ्रांस ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। खराब मौसम और बिजली गिरने की आशंका के कारण दूसरे हाफ की शुरुआत 2 घंटे से ज्यादा देर से हुई, लेकिन फ्रांस की लय पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की और इस जीत के साथ अर्जेंटीना नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। डेलस में खेले गए ग्रुप जे के मुकाबले में कप्तान मेसी एक बार फिर टीम की जीत के नायक बने और अपने दोनों गोलों से इतिहास भी रच दिया। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। मिडफील्ड पर नियंत्रण और तेज आक्रमण के दम पर टीम ने ऑस्ट्रिया को लगातार दबाव में रखा और इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने ग्रुप जे में 6 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रिया के खिलाफ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने गोल दागकर फीफा विश्व कप में सर्वाधिक 18 गोल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ गोल करने के साथ ही मेसी वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए और इसी हफ्ते अपना 39वां जन्मदिन भी मनाने जा रहे हैं। मेसी के नाम अब फीफा वर्ल्ड कप में 18 गोल दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने जर्मनी के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोस के 16 गोलों के सर्वकालिक रिकॉर्ड को तोड़कर फुटबॉल इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। खेल, स्वास्थ्य और देश की एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। विश्व को जोड़ने में खेल की अपनी एक अलग भूमिका है। एक मंच पर आकर हर देश न केवल दूसरे देश की सभ्यता को समझता है, बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अवधारणा को भी बल मिलता है। ऐसे में इस कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की अपनी विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को हर साल मनाया जाता है।
जिसका उद्देश्य खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता को बढ़ावा देना तथा बिना किसी भेदभाव के सभी को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का इतिहास। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 1948 में की गई थी। 23 जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई और आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का महत्व। ये दिवस इस विचार को बढ़ावा देता है कि कड़ी मेहनत से खेलों में कुछ सफलता की कहानियों के साथ कुछ बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 की थीम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 की थीम आइए आगे बढ़े हैं, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच खेल की ताकत का एहसास कराना, साथ ही शारीरिक फिटनेस के फायदे को सामने लाना है। इस वर्ष का संदेश है कि आप ये कर सकते हैं, जो खासकर युवाओं को खेल में भाग लेने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित करता है, बल्कि उसमें सफलता हासिल करने का विश्वास भी दिलाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। और अब कुछ जानकारी मौसम से। राज्य के कुछ और क्षेत्रों में कल मानसून प्रवेश कर गया, हालांकि इसकी रफ्तार कम है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 28 जून तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार हैं। 2 दिनों बाद तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। इधर आंकड़ों में बारिश के मामले में रांची की स्थिति सबसे अच्छी है। यहाँ 1 जून से अब तक सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश हुई है। गढ़वा में बारिश ना के बराबर हुई है। साहिबगंज और चतरा में भी हालात खराब हैं। मानसून की बेरुखी की वजह से इस बार खेतों में बिचड़ा अब तक काफी कम पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 23 जून साल 1948 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन आधुनिक ओलंपिक का जन्म हुआ था। ओलंपिक दिवस खेलने और एक्टिव रहने का एक जश्न है। यह सभी को खेल के जरिए आगे बढ़ने और सीखने की प्रेरणा देता है। ओलंपिक दिवस शांति और समभाव की ताकत को उजागर करता है। 23 जून साल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने की घोषणा की। सभी उम्र, क्षेत्र और संस्कृति की विधवाओं की स्थिति को विशेष पहचान दिलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ब्रिटेन की लुम्बा फाउंडेशन पूरे विश्व की विधवा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर सालों से अभियान चला रही है। दुनिया की लाखों विधवाओं को गरीबी, हिंसा, बहिष्कार, बेघर, बीमार, स्वास्थ्य समेत कई समस्याओं के साथ ही कानून और समाज में भेदभाव सहना पड़ता है। विधवाओं के खिलाफ हो रहे इन्हीं सामाजिक भेदभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को विश्व भर में मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रथम की सोच को बताया परिवर्तनकारी। नक्सलवाद का खात्मा इसी भावना का परिणाम। टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा, भारत लिख रहा 1000 सालों का भविष्य। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के देवरी प्रखंड में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। वित्त मंत्री ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री से की मुलाकात। जन संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा नमन। रांची में भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, योगदान को किया याद।
और अगले महीने डुरंड कप की मेजबानी की तैयारियों के सिलसिले में रांची में उच्च स्तरीय बैठक। फीफा विश्व कप में मेसी ने सबसे ज्यादा गोल करने का बनाया कीर्तिमान।